सभी विद्यार्थियों का अभिवादन है। आज के इस सत्र में हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर, जिसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है कास्ट सिस्टम, इस पर डिस्कशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इस अवधारणा को स्पष्ट कर दिया जाए और आप आसानी से इसको समझ सकें। तो चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था के ध्वंसावशेष पर हुआ है, यानी कि प्राचीन काल में जो श्रम विभाजन का एक आधार था, जिसको हम वर्ण व्यवस्था के रूप में जानते हैं, जो मौलिक रूप से 4 भागों में बटा था। ज्ञान के लिए ब्राह्मण वर्ण, प्रतिरक्षा और प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण, व्यवसाय एवं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित वैश्य वर्ण और सेवा से संबंधित अन्य कार्यों के लिए शूद्र वर्ण। उसी के ध्वंसावशेष पर कालांतर में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। वस्तुतः जाति व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों हुई है, इसके संदर्भ में बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस पर भी हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जाति व्यवस्था है क्या। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक संस्तरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। अगर आप पूरे विश्व के समाज को देखें तो प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में और प्रत्येक देश में समाज को विभाजित करने के लिए कुछ स्तरीकरण एवं विभेदीकरण के आधार अवश्य विद्यमान थे। कहीं पर जन्म के आधार पर, कहीं रंग के आधार पर, तो कहीं लिंग के आधार पर ये संस्तरण के व्यवस्थाएं विद्यमान थी। भारतवर्ष में अगर आप देखें तो मौलिक रूप से प्राचीनतम काल में कार्य के आधार पर था, जो वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है था, लेकिन कालांतर में उसी के ध्वंसावशेष पर, या यूं कहें कि समाज ज्यों ज्यों सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होता चला गया, त्यों त्यों और जटिल संप्रत्यय का उदय हुआ, जिसको कि हम जाति व्यवस्था कहते हैं। जाति व्यवस्था के को अगर मौलिक रूप से देखें तो समाजशास्त्रियों ने इस पर बहुत ही अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उसमें से कुछ परिभाषाओं को अगर हम देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है मजुमदार एवं मदन की। मजुमदार एवं मदन ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात जाति का स्वरूप ऐसा है जो बिल्कुल क्लोज्ड होता है, यानी कि एक बार इस जाति में जन्म लेने के बाद किसी दूसरे जाति में जाना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी एक छोटी सी परिभाषा है जो कि C.H. कुले की है। इन्होंने कहा, जब एक वर्ग आनुवंशिकता पर आधारित हो तब उसे हम जाति कहते हैं, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था है जो हेरिडिटरी चली आती है, यानी पीढ़ीगत ये व्यवस्था आगे चलती रहती है, तो इसी को हम जाति व्यवस्था कहते हैं। हालांकि अन्य समाजशास्त्रियों ने और भी तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी उदाहरणा को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ अन्य मौलिक तत्वों की चर्चा करना चाहेंगे, जिससे कि जाति व्यवस्था और भी स्पष्ट हो जाए। जाति व्यवस्था समाज का खंडात्मक विभाजन है। दूसरा है, इसमें संस्तरण की व्यवस्था पाई जाती है। तीसरा है, यह अपने सदस्यों पर वैवाहिक प्रतिबंध लागू करता है। साथ में यह अपने सदस्यों को पर व्यावसायिक प्रतिबंध लागू करता है। जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंध पाए जाते हैं। साथ ही सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध और संपर्क पर प्रतिबंध पाए जाते हैं। साथ में अगर आप देखें तो इसमें कुछ धार्मिक निर्योग्यताएं एवं कुछ लोगों को धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो यह है इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स। इसको एक एक करके हम चर्चा करते हैं ताकि और भी बातें स्पष्ट हो सके। यह
समाज का खंडात्मक विभाजन है, यानी खंड खंड में विभाजित करता है। कितने खंडों में ये कहना मुश्किल है। अगर पूरे भारतवर्ष को देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 3000 जातियाँ एवं उपजातियाँ पाई जाती हैं। अर्थात केवल भारतीय समाज में, खास करके हिंदू समाज को अगर देखा जाए तो इसमें 3000 जातियाँ एवं उपजातियाँ पाई जाती हैं, यानी इतने खंडों में जाकर के यह जो समाज है वह विभक्त है, और विभक्त रहते हुए भी अपने प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। साथ में जाति व्यवस्था में संस्तरण की भावना पाई जाती है। संस्तरण का मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है उच्चावचन के साथ पाया जाना। जैसे कि सीढ़ी जो है वो एक संस्तरित होती है, एक सीढ़ी दूसरे से नीचे होती है और एक से ऊपर होती है। उसी तरह से समाज का जो होता है, समाज का जो विभाजन है वह समानांतर नहीं है बल्कि क्षैतिज है और एक दूसरे से ऊपर या नीचे जाकर के विद्यमान होता है। साथ में जाति से संबंधित कुछ वैवाहिक प्रतिबंध लागू होते हैं, यानी प्रत्येक जाति का सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि अपने संतानों का जो विवाह है वह अपनी जाति के अंदर ही संपन्न करें। तो इस तरह से वैवाहिक प्रतिबंध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति से जुड़ी हुई कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध होते हैं। अगर देखा जाए तो प्रत्येक जातियों के लिए व्यवसाय और कार्य पहले से सुनिश्चित होता है और उस जाति में जन्म लेने वाले सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि अपने पैतृक व्यवसाय को संपादित करते हुए समाज में सहयोग प्रदान करें और उसके बाहर न जाएं। अगर बाहर जाने का प्रयास करते हैं तो जाति के जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उनको विभिन्न तरीके से रोकने का प्रयास करते हैं। साथ ही खान पान पर प्रतिबंध है। खान पान से संबंधित प्रतिबंध को अगर देखें तो कई तरह के भोजन होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं, कुछ फलाहार हैं। सभी जातियों के लिए ये नियम है कि किस जाति के यहाँ भोजन करेगा, किसके यहाँ भोजन नहीं करेगा। और अगर देखा जाए तो जो हमने बताया कि एक संस्तरणात्मक व्यवस्था पाई जाती है, तो संस्तरण में समाज में जिस जाति का स्थान जहाँ से सुनिश्चित है उससे नीचे के जातियों के यहाँ भोजन नहीं किया जाता है, उसके ऊपर के यहाँ जाकर के भोजन किया जाता है। तो ये आम मतलब धारणा पाई जाती है और इसका पालन जाति के सभी सदस्य के लोग करते हैं। साथ में सामाजिक सहवास एवं संपर्क पर भी प्रतिबंध लागू किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक जातियों की जीवन शैली अलग अलग होती है, इसलिए कुछ जातिगत नियम बने होते हैं और इसके तहत सभी सदस्यों को ये बताया जाता है कि किन जातियों के साथ किस तरह के तुम संबंध स्थापित करोगे और किस हद तक और किन जातियों के साथ वर्जनाओं का पालन करोगे। तो यह भी जाति व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई एक धारणा पाई जाती है। साथ में अगर देखें तो इसमें धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार का भी तत्व पाया जाता है। विशेषाधिकार खास तौर पर जो संस्तरणात्मक व्यवस्था में जो उच्च पदस्थ जातियां हैं यानी उच्च पायदान पर हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है, और जाति संस्तरण में जो एकदम निम्नतम पायदान पर स्थित हैं उन पर कुछ निर्योग्यताएं लागू की जाती हैं। और देश के आज़ाद होने के पूर्व तक आपने देखा होगा कि बहुत सारी जातियों को मंदिर में या यज्ञयाजन से प्रतिबंध लागू थे, वो यज्ञयाजन या मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। तो ये सब जाकर के परंपरागत जाति व्यवस्था के कुछ स्वरूप हैं जिसको हमने यहाँ पर रखा। साथ में हम देखने का प्रयास करते हैं कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों हुई है, कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इससे भी जाति व्यवस्था और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो उसके संबंध में समाज शास्त्रीय जगत में कुछ सिद्धांत निर्मित हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे। उसमें से पहला सिद्धांत है वो है परंपरागत सिद्धांत, और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आचार्य मनु हैं। दूसरे सिद्धांत है धार्मिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक होकार्ट एंड सेनाट हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो है व्यावसायिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक
मुख्यतः नेस्फील्ड हैं। अगला जो सिद्धांत है वो प्रजातीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के सिद्धांतकार जो हैं वो सर हर्बर्ट रिजले हैं। अगला जो सिद्धांत है जिसको हम राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जानते हैं, इस सिद्धांत के संस्थापक अबे डुबोय हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको कि हम माना का सिद्धांत कहते हैं, और इस सिद्धांत का निर्माण श्री हट्टन महोदय ने किया है। तो संक्षेप में हम यह भी देखने का प्रयास करते हैं कि यह सिद्धांत है क्या, और यह सिद्धांत जाति को किस रूप में प्रस्तुत करता है, इस पर जाकर के हम फोकस करते हैं। पहला सिद्धांत जो हमने बताया वो है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत मतलब जो आनुवंशिक रूप से चला आ रहा है। हमने बताया कि प्राचीनतम काल में श्रम विभाजन का जो महत्वपूर्ण आधार था वह था वर्ण व्यवस्था, लेकिन जो जो आबादी बढ़ती चली गई और कार्यों में स्पेशलाइजेशन होता चला गया, वैसे ही इसका स्वरूप भी विस्तृत होता चला गया। और परंपरागत सिद्धांत में मूल रूप से आचार्य मनु ने बताया है कि विवाह से संबंधित कुछ नियम होते हैं। नियम वह है कि प्रत्येक वर्ण के सदस्य से अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने ही वर्ण में वैवाहिक संबंध स्थापित करे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये काम नहीं हो पाता था, और इसके लिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट का और जन्म दिया है जिसको कहते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। सबसे पहले ये देखिए कि अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है। अनुलोम विवाह का मतलब होता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक इसके विपरीत जब निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो यह भी विवाह का एक स्वरूप था, लेकिन वो सामाजिक रूप से न तो वैध था न तो सम्माननीय था, और बहुत हद तक यह स्वीकार्य भी नहीं था। और मनु महाराज का मानना है कि इसी के आधार पर मान लीजिए कि ब्राह्मण वर्ण का पुरुष है और क्षत्रिय वर्ण की कन्या है, अगर वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं तो उससे जो बच्चे जन्म लेंगे क्या उनको कहाँ पर जगह मिलेगा, ब्राह्मण में कि क्षत्रिय में। ऐसी स्थिति में ये मान्यता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो अगर ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है तो वो प्रशस्त है, मान्य है और आदर्श है। लेकिन अगर मतलब दूसरे वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो निश्चित रूप से समाज में एक हेयता का जाकर के शिकार हो जाएगा। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि अगर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होगा तो एक नए नए सामाजिक स्ट्राटा का जन्म होगा, सामाजिक स्तर का जन्म होगा, जो जाति व्यवस्था के रूप में जानी जाएगी। तो इस रूप में उन्होंने परंपरागत सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये बताया कि अगर अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह होता है तो उसके माध्यम से जाति व्यवस्था की जाकर के उत्पन्न होगी। दूसरा सिद्धांत वो है धार्मिक सिद्धांत, और धार्मिक सिद्धांत के सिद्धांतकार जो हैं वो होकार्ट एंड सेनाट हैं। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो मूलतः धार्मिक कृत्यों पर आधारित है। पूरे साल में अगर देखें और पूरे जीवन पर्यंत देखें तो बहुत प्रकार के धार्मिक कार्य और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साथ ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत प्रकार के संस्कार भी संपादित करने होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है, और इनकी मान्यता है कि हो सकता है कि इन्हीं कार्यों को संपादित करने के लिए कालांतर में विभिन्न जातियों की जाकर के उत्पत्ति हो गई है। जैसे कि आप देखें बढ़ई है जो लकड़ी का काम करता है, नाऊ है जो कि बाल कटिंग का काम करता है, क्षौर कर्म से संबंधित काम करता है, उसी तरह से लोहार है जो लोहा से संबंधित काम करता है, और तमाम तरह के जो कि धार्मिक आयोजनों में जिसकी सख्त जरूरत होती है, पंडित से लेकर के और निम्न जाति तक के सभी लोगों की जहाँ जहाँ जरूरत होती है, उस तरह से कालांतर में उनको पहचान मिलता चला गया, और इस आधार पर जाकर के जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। एक अन्य सिद्धांत है वो है व्यावसायिक सिद्धांत। इसके संस्थापक जो हैं वो नेस्फील्ड हैं। उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ कार्यों में भी विस्तार हुआ,
और जो समुदाय के व्यक्ति जिस कार्य से जुड़े थे उन सबों को एक सामाजिक पहचान मिल गया, जिसको कि हम जाति कहते हैं। जैसा कि सोना का काम करने वाला सोनार, लोहा का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, पूजा पाठ करने वाला, पढ़ने पढ़ाने वाला जो है वो ब्राह्मण। तो इस तरह से इनका जो ऑब्जर्वेशन है वो इस पर आधारित है कि कार्यों के आधार पर जाकर के जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। एक अन्य समाजशास्त्री हैं सर हर्बर्ट रिजले, उन्होंने कहा कि प्रजातीय आधार पर जातियों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इसके पीछे यह थ्योरी है कि द्रविड़ जाति के लोग यहाँ के मूलवासी थे, आर्य बाद में बाहर से आए और इन सबों में प्रजातीय अंतर मिश्रण के कारण जातियों की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने डेटा के माध्यम से उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक के विभिन्न जातियों की चर्चा की और उन्होंने बताया कि इस क्रम में जाकर के जातियों की उत्पत्ति हुई है। एक सिद्धांतकार हैं वो हैं अबे डुबोय। ये मूलतः फ्रांस के रहने वाले थे और ओरिएंटलिस्ट थे, इंडोलॉजिकल ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे। इन्होंने बताया कि ब्राह्मणों ने राजनीति के आधार पर जातियों की उत्पत्ति की है, ताकि ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान मिलता रहे, प्राप्त होता रहे और बना रहे, और शेष जो जातियां हैं वो निम्न स्थिति में रह करके और पूरे समाज को संचालित करते रहें। एक और सिद्धांत है जिसका जिक्र श्रीमान हटन महोदय ने कहा है कि यह है, उन्होंने कहा कि नहीं, आर्य भले बाहर से आए, लेकिन अगर मौलिक रूप से अगर जनजातीय जीवन को देखें तो उनके यहाँ कुछ ऐसी प्रणालियाँ पाई जाती है जो ये बताती हैं कि जाति की उत्पत्ति जो है वो आर्यों के पहले से ही पाई जाती रही है। इसको इन्होंने माना कहा। माना का मतलब होता है पवित्र, अलौकिक, चमत्कारिक शक्तियाँ, और उनके यहाँ यह विश्वास है कि जो उनके समुदाय के लोग हैं उससे इतर किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करते हैं। इसके पीछे उनकी मान्यता होती है कि अनजान व्यक्ति के साथ अगर हम संपर्क करते हैं तो उनके जीवन में या उनके समाज में पाए जाने वाले जो माना है यानी अलौकिक शक्ति हैं वो हमारे समाज में आ जाएंगे और हमारे समाज को डिस्टर्ब करेंगे, हमारे समाज को में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, हमारे समाज को आगे बढ़ने से या प्रगति करने से या सुखी जीवन व्यतीत करने से रोकेंगे। इसलिए जाकर के माना के आधार पर इन्होंने ये बताया कि जातियों की उत्पत्ति हुई होगी। कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये जितने भी सिद्धांत हैं वह एक तरह से काल्पनिक हैं, वैचारिक हैं। मूलतः जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कब, कहाँ, किस रूप में हुई है, इसके संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट या वैज्ञानिक तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन चूंकि जाति का अस्तित्व है इसलिए सभी विद्वान अपने अपने तर्कों के आधार पर, अपने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अपने अपने चिंतन के आधार पर विकसित करने का प्रयास किया है। तो यह है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत। अब हम संक्षेप में ये देखते हैं कि जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं और इसके महत्वपूर्ण कारक क्या हैं। तो जाति व्यवस्था सच पूछिए तो आज के डेट में लगभग अनुपयोगी ही हो चुकी हैं, क्योंकि जब से उत्पादन की प्रणाली औद्योगिक हुई है तब से ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह संदेह के घेरे में आने लगी हैं और उसकी उपयोगिता भी नहीं रही कुल मिलाकर के। तो इस तरह से उसमें अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है। पहला परिवर्तन यह है कि जो खंडात्मक विभाजन था वह धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है और अलग अलग कैटेगरी में लोगों को नहीं देखने का प्रयास किया जाता है, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, उसके ज्ञान के आधार पर, उसके पद के आधार पर और उसके समाज में देने वाले कंट्रीब्यूशन के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, न कि जन्म के आधार पर। तो खंडात्मक विभाजन जो है वह धीरे धीरे जाकर के ध्वस्त होना शुरू हुआ है। दूसरी बात अगर देखें, जो संस्थानात्मक व्यवस्था थी
वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। और अब जो है वह एक समानांतर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसमें सभी लोग लंबवत जाकर के एक दूसरे के पायदान में आकर के खड़े हैं। तो इस तरह से संस्थानात्मक, और आप देखें तो लोकतंत्र की यही मान्यता है कि लोकतंत्र यह कामना करती है कि सभी लोग जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर एक समान होंगे। तो इस आधार पर अगर देखें तो सभी लोग जो है वो संस्थानात्मक व्यवस्था के विपरीत हैं और एक साथ जा कर के एक पायदान पर आकर के खड़े हो रहे हैं। उसके बाद देखें तो वैवाहिक प्रतिबंध जो थे उसमें भी अब शिथिल होने लगे हैं और कमोवेश सभी गांवों, सभी जगहों पर, सभी क्षेत्रों में अंतर्जातीय विवाह को मान्यता मिली है और इसके लिए कानून भी बने हैं। और अब धीरे धीरे इस ओर सभी लोग अग्रसर हो रहे हैं और वैवाहिक प्रतिबंध भी धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। उसके बाद अगला जो परिवर्तन है वो व्यावसायिक जो प्रतिबंध था वह ध्वस्त हुआ है। अब कोई भी जाति कोई भी काम कर सकता है। ब्राह्मण चाहे तो दुकान भी खोल सकता है। निम्न जाति का व्यक्ति है वो जाकर के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ा लिखा सकता है और इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लागू रह गए हैं। और अगर इसके लिए कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके लिए कानून, कठोर कानून बने हुए हैं, उसको जाकर के दंडित किया जाता है और दंडित किया भी जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो खान पान से जो प्रतिबंध हैं वो धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। अब सभी व्यक्ति बाहर जाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं, कोई भी व्यक्ति जाति नहीं पूछता है बल्कि केवल ये देखता है कि अपने बजट के अनुसार होना चाहिए, साथ में साफ सफाई होनी चाहिए, साथ में अभिरुचि का भोजन उपलब्ध होना चाहिए और इस तरह से भोजन की ओर जाकर के अगला जो है जो सामाजिक सहवास से संबंधित जो नियम बने थे वह भी ध्वस्त हुआ है, क्योंकि सभी लोग अब एक सम्मिश्रित जीवन व्यतीत करते हैं तो वहाँ पर इस तरह के पहचान की कोई ज़रूरत नहीं होती है और धीरे धीरे इन सभी सारी चीज़ें जो हैं वो ध्वस्त हो रही हैं। फिर अगला जो परिवर्तन हुआ है वो धार्मिक नियोगिता एवं विशेषाधिकार से संबंधित जो था वह भी ध्वस्त हो रहा है। अब सभी जातियाँ मंदिरों में जा रही हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रही हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जाति व्यवस्था को, व्यवस्था के रूप में जाति को जो है वो धीरे धीरे शिथिल किया गया है और सभी लोग एक समानांतर व्यवस्था में आकर के कार्य कर रहे हैं। परिवर्तन से संबंधित एक बात ये हुई है कि जहाँ जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है वहीं जातिवाद बलवती हुई है। अब देखिए, जाति व्यवस्था और जातिवाद दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। जाति व्यवस्था क्या है? एक सिस्टम के रूप में काम करना, यानी एक सिस्टम के रूप में फंक्शनल वर्क करना, इसी को हम व्यवस्था कहते हैं। और जातिवाद क्या है? जाति से संबंधित कार्य नहीं करना बल्कि एक जाति के प्रति समर्थन में और दूसरे जाति के विरोध में जो व्यक्ति के अंदर का दुराग्रह पाया जाता है उसको हम जातिवाद कहते हैं। तो इस तरह से जाति व्यवस्था जहाँ ध्वस्त हुई है वहाँ दिन ब दिन जातिवाद जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। और संक्षेप में थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो सारे बदलाव आए हैं इसके पीछे मूल कारण क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है जाति व्यवस्था का। और सच पूछिए तो इस पर डिस्कस किए बगैर जाति व्यवस्था का जो अध्याय है वह पूर्ण नहीं होता है। इसमें कुछ परिवर्तन के जो बड़े बड़े कारक हैं, सबसे पहले हम इसका नाम लेंगे और फिर धीरे धीरे जा करके इसकी चर्चा करेंगे। उसमें पहला है औद्योगिकरण, दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, फिर है लोकतंत्र की स्थापना, फिर है सामाजिक आंदोलन, फिर है बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हुए हैं इसके आधार पर। उसके बाद है तकनीकी शिक्षा, उसके बाद है नारीवादी आंदोलन, और उसके बाद एक ये है कि जो व्यक्तिवादिता में जो वृद्धि हो रही है
यानी पश्चिमी मूल्यों का जो प्रभाव हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इस आधार पर जाकर के जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं। अब संक्षेप में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन सभी परिवर्तन के जो कारक हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा है। उसमें पहला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का बढ़ना, यानी पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो एग्रीकल्चर था, और सच पूछिए तो जाति व्यवस्था का जो निर्माण है वो एग्रीकल्चरल मोड ऑफ प्रोडक्ट के आधार पर हुआ है। लेकिन कालांतर में जब औद्योगिकरण हुआ, बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ, और उसके आधार पर जब उत्पादन के स्वरूप तय हुए और उसके आधार पर जो उत्पादन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे जाकर के जाति व्यवस्था की जो मान्यता है वो बिल्कुल अलग होने लगी, क्योंकि लोग गांवों से निकल करके खेती हर समाज से निकल करके औद्योगिक समाज में जाने लगे, उद्योगों में जाने लगे, और वहाँ पर जाति पात का कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ अगर कोई मतलब होता है तो केवल व्यक्तिगत क्षमता और व्यक्तिगत कला कौशल का। तो इस आधार पर जाकर के जाति व्यवस्था को चुनौती मिली, और धीरे धीरे दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है नगरीकरण। नगरीकरण आप जानते हैं, नगर वह क्षेत्र है जो अत्यधिक घना बसा होता है, जो ज्ञान विज्ञान प्रशासन अनुशासन का केंद्र होता है। तो एक व्यक्ति जब गांव को छोड़ करके शहर में जाता है तो सबसे बड़ा संकट होता है वो है रहने का। अब देखिए कि एक मोहल्ले में आज के डेट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो पता चला एक फ्लैट में इस जाति का है, दूसरे फ्लैट में दूसरे जाति का है, और नियमित रूप से संपर्क में आना, उन लोगों से संवाद स्थापित करना ये आवश्यक हो जाता है। साथ में जो नगर है वो ज्ञान विज्ञान प्रशासन अनुशासन और बौद्धिकता का केंद्र होता है। तो इन इन मूल्यों का ज्यों ज्यों विकास होता है त्यों त्यों जाति व्यवस्था धीरे धीरे शिथिल होने लगती है, और इस तरह से नगरीकरण ने। उसके बाद आप देखें कि यातायात एवं संचार के साधनों ने भी जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने में बड़ा योगदान किया है। पहले लोग पैदल चला करते थे, बैलगाड़ियों में, घोड़ों में और हाथी में चलते थे, तो उनका संपर्क का एक मतलब छोटा दायरा होता था, उससे आगे नहीं निकल सकते थे। आजकल द्रुतगामी यातायात साधनों से अगर आप चाहें तो एक सप्ताह के अंदर पूरे विश्व का चक्कर काट करके अपने घर लौट आएंगे। तो ऐसी स्थितियों में बहुत सारे लोगों से संपर्क होंगे जिनका प्रभाव, जिनके रहन सहन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, और उसके वजह से जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो लोकतंत्र की स्थापना, लोकतांत्रिक मूल्यों ने भी जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने में बड़ा योगदान किया है। और लोकतंत्र आप जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र मतलब स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित अवधारणा, यानी व्यक्ति स्वतंत्र हो, एक समान हो, लोगों में भाईचारे की भावना हो, और किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो बल्कि सबके साथ न्याय हो। यह है लोकतंत्र की मूल धुरी। और जो जो इस मूल्य का उत्थान होता है, आगे बढ़ता है, त्यों त्यों जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे ध्वस्त होती हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो तकनीकी शिक्षा का तकनीकी शिक्षा का जो प्रसार प्रसार हुआ है उसने भी जाकर के परंपरागत व्यवस्थाओं को भी टूटने में मदद किया है, क्योंकि पहले जो था वो परंपरागत शिक्षा थी और वो परंपरागत व्यवस्थाओं के अनुकूल थी। आज क्या है, आधुनिक शिक्षा है। आधुनिक शिक्षा मतलब क्या है, वैज्ञानिक शिक्षा है। हर व्यक्ति तर्क और रैशनैलिटी के आधार पर सोचना शुरू करता है। तो यह भी सोचता है कि हम किसी से हीन क्यों हैं या हम किसी से श्रेष्ठ क्यों हैं। तो धीरे धीरे जाकर के आप जानते हैं कि मस्तिष्क में हुए परिवर्तन सबसे गंभीर होते हैं। जब तक मस्तिष्क में मानसिक चेतना में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक परिवर्तन वह समाज में अप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें, शिक्षा जो है वो मानसिक परिवर्तन को ज़्यादा उत्प्रेरित करता है, और इस आधार पर जाकर के उसमें परिवर्तन होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हैं समय समय पर। आपने देखा राजा राम मोहन राय से लेकर के और महात्मा गांधी जी तक बहुत सारे आंदोलन चले, जो जो जाति व्यवस्था के खिलाफ, जो नारियों की जो हीन स्थिति थी उनके खिलाफ, जो शोषित वंचित
दलित दबे कुचले लोग हैं, उन सबों के एम्पावरमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ों का मतलब वो आंदोलन हुए, उन सबों का भी कमोबेश जा कर के प्रभाव पड़ा। और इन सभी प्रभावों के परिणामस्वरूप जाति व्यवस्था में भी धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आज मैंने जाति व्यवस्था को अत्यंत कम समय में सांगोपांग प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमको ये विश्वास है कि हमारे इस वीडियो से आपको भारतीय समाज को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।